हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो है आपको सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट और एस्क्यू सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, और साथ में देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलते हैं, सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या है। पहला नंबर पॉइंट है आपको सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट और इसका हिंदी होता है आपको सममित सारणिक। क्या होता है? सममित सारणिक। तो देखिए क्या होता है, इफ इक्विडिस्टेंस एलिमेंट, कहता है कि इफ इक्विडिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, है ना। यानी कहने का मतलब कि इफ इक्विडिस्टेंस elements from principal diagonal are equal, then determinant is called symmetrical determinant। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, है ना। चलिए, तो सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या है थोड़ा देखिएगा। कहता है कि इफ इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल देन डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, है ना। कहने का मतलब है कि इक्विडिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल दूरी पर जो एलिमेंट है आर इक्वल, वह इक्वल है, तब वैसे डिटर्मिनेंट को बोलते हैं सममित सारणी। तो वैसे सारणी को क्या बोलते हैं? सममित सारणी। जैसे एग्जांपल देखिएगा, कहने का मतलब है कि मान लेते कि ए हो गया आपको ए हो गया 4, ए हो गया बी, ए हो गया आपको 4 और ए हो गया आपको बी। कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल, तो यही ना होता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल दूरी पर जो एलिमेंट है वह इक्वल होता है, तब उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। अब थोड़ा देखिएगा, यहां से जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे ए, तो एलिमेंट होता है अगर इक्वल है तो देखिएगा ए 4 है तो ये क्या ए 4 नहीं है, ए भी 4 है। अगर इक्वल होता है तो वैसे डिटर्मिनेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सममित सारणी। वैसे सारणी को बोलते हैं सममित सारणी बोलते हैं। जैसे एक और देखिएगा, अगर मान लेते ए है आपको ए एफ जी, है ना। यहां पे हो गया आपको एफ बी एच, यहां पे देखिएगा आपको हो गया जी एच और सी। इसको बोलिएगा है कि नहीं एसिमेट्रिकल? तो थोड़ा देखते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। इसके इक्विडिस्टेंस एलिमेंट तो देखिएगा यह और यह एलिमेंट, ये क्या है? इक्विडिस्टेंस है। ए और ये एलिमेंट थोड़ा देखिएगा इक्विडिस्टेंस है। इसको और इसको देखिएगा थोड़ा इक्विडिस्टेंस है कि नहीं है। ए एफ है तो ए भी एफ है, ए जी है तो ए भी जी है, और यह एच है तो ए भी एच है। यानी इक्विडिस्टेंस एलिमेंट अगर इक्वल होता है तब उसको बोलते हैं सममित सारणी, है ना। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ये बोलिए सिमेट्रिकल है कि नहीं? तो ये है सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। क्यों है? क्योंकि इक्विडिस्टेंस एलिमेंट क्या है? इक्वल है। तो इक्विडिस्टेंस एलिमेंट आर इक्वल, इक्विडिस्टेंस एलिमेंट अगर इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा एक और हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलिए एक थोड़ा देखिएगा, 2 4 -5 4 6 और A7, यहां पे हो गया आपको -5
7 और 8, ये बोलिएगा यह सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो लिखिएगा इक्वी डिस्टेंस, तो प्रिंसिपल डायगोनल से ए आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, ए हो गया प्रिंसिपल डायगोनल, इससे ए 4 है तो ए भी 4 है, ए -5 तो ए भी -5, ए 7 तो ए भी 7 है ना। तो इक्वी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट। तो सिमेट्रिकल क्या है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट यानी समान दूरी पे जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आर इक्वल इन प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से जो समान दूरी पे जो एलिमेंट होता है वह इक्वल होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट यानी सममित सारणिक। चलिए यहां तक कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, नोट कीजिए। चलिए लिख लिए, मिटा दे, है ना, कोई दिक्कत, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना। चलिए तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको एसक्यू सिमेट्रिक, सेकेंड में देखिएगा एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट। विषम सममित आव्यूह, सॉरी विषम सममित सारणिक, क्या होता है, विषम सममित सारणिक, इसका हिंदी क्या होता है, विषम सममित सारणिक। तो एक क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है, कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट, इफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, आर जीरो, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, है ना, एंड इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट फ्रॉम, एंड इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट्स, इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम diagonal, from diagonal are of in equal in magnitude, are of equal in magnitude, are of equal in magnitude, but opposite in sign, but opposite in sign, है ना, sign, then determinant is called, then determinant is called SQ सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट। थोड़ा समझिए क्या करें कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो है, क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो है, एंड इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम डायगोनल आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल है प्रिंसिपल डायगोनल से, लेकिन बट अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन इक्वल नहीं है, एक का प्लस है तो दूसरे का क्या है, माइनस है। तो ऐसे डिटरमिनेंट को बोलते हैं, ऐसे सारणी को बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, यानी विषम सममित सारणी। क्या बोलते हैं, विषम सममित सारणी। तो ये हो गया, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे देखिए, कह रहे कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया आपको जीरो, ये हो गया आपको जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, और कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल दूरी पे जो एलिमेंट है, मान लेते हैं ये है आपको 2, तो मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट, ये प्लस में है तो ये माइनस होना चाहिए, और अगर यह माइनस में है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए।
जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, एक क्या है, आपको मानते ये है आपको 0, करेक्ट प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए, 0, ये हो गया आपको 0, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा कर है कि ये हो गया, मान लेते हैं कि एफ, ये क्या है एफ, तो कर है कि इक्वी डिस्टेंस, ये वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल, कर है कि प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो एफ है तो इससे इक्वल दोस्त एफ, लेकिन साइन में अपोजिट, तो ए प्लस है तो ए माइनस होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एच है तो इससे इक्वी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ए भी एच, लेकिन एक प्लस तो एक माइनस होना चाहिए, कोई प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे मानते हैं ए है आपको जी, तो ए क्या हो जाएगा आपको, ए भी होगा जी, लेकिन एक प्लस तो एक माइनस, अगर मानते ए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना। कहने का मतलब है, आप समझिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, इससे इक्वल दूरी पे जो डिस्टेंस है, जो एलिमेंट है इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे जो एलिमेंट है वह मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का मतलब यानी इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसका भी क्या होगा एफ होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन साइन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस, देखिए माइनस है तो एक प्लस, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अपोजिट, है ना, तो उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, तो एक और एग्जांपल क्या है, कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल 0, है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कह रहा है कि ए मान लेते हैं 2 है, ए 4 है, ए 6 है ना, दिख रहा है। तो कह रहा है कि यहां भी इक्वल डिस्टेंस सेम होना चाहिए 4 और 6, लेकिन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट, ए प्लस 2 है तो ए माइनस 2 होना चाहिए, ए प्लस 4 है तो ए माइनस 4 होना चाहिए, अगर यह प्लस 6 है तो यह माइनस 6 होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, क्या हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। तो कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वी डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है मैग्नीट्यूड सेम होती है, 2 है तो 2 ए भी है, लेकिन साइन अपोजिट, ये माइनस है तो प्लस, 4 है तो ए भी 4 है, इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट क्या है 4 है, लेकिन इसका साइन क्या है -4 तो इसका +4, एक क्या है 6 है तो ए भी 6 है और इसका साइन -6 तो क्या हो जाएगा प्लस है ना। तो कहता है फिर से एक बार समझिए कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या है 0 है, एंड इक्वी डिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम डायगोनल, यानी डायगोनल से विकर्ण से इक्वल दूरी पे जो एलिमेंट है आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए, है ना, बट अपोजिट इन साइन, लेकिन उसका साइन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, है ना। देन डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, तब वैसे डिटर्मिनेंट को बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, यानी विषम सममित सारणिक। चलिए इसमें कोई दिक्कत, बोले दिक्कत है नहीं ना, नहीं है तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, और मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। और प्रत्येक दिन ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिन आपको होमवर्क जितना आपको मिलता है उसको करते जाना है, कल के भरोसे नहीं कि आज इसको पढ़ लिए कल इसको लिख लेंगे परसों इसको लिखे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कल और परसों कभी नहीं आता है, जो कल करेगा परसों करेगा ऐसे कर देगा, वो समझिए असफलता की तरफ बढ़ रहा है ना। आपको वैसे नहीं करना है, आपको प्रत्येक दिन करना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, परसों कभी नहीं आता है। जो कल करेगा ना, जो सोचेगा कल बीत जाएगा कई पल, है ना, जो सोचेगा परसों बीत जाएगा कई वर्षों, लेकिन जो सोचेगा आज वही करेगा राज, है ना। आज करना है और राज करना है, कल और परसों के भरोसे नहीं छोड़ना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाइए इसको, है ना, चले मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए इसको, मिटा दें। चलिए आज करना है, कल और परसों के भरोसे नहीं छोड़ना है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिएगा नोट, नोट में कुछ बात देते हैं। मान लेते हैं कि अगर ना एस्क्यू सिमेट्रिक हो और नहीं सिमेट्रिक हो, तब क्या बोलते हैं, तो इफ a determinant
is called asymmetric. Asymmetric if it is neither symmetric इसके आगे यहां पे neither symmetric nor skew symmetric. है ना? अगर कोई डिटरमिनेंट क्या कहलाता है देखिएगा, अगर ना ही वह सिमेट्रिक हो और ना ही एस्क्यू सिमेट्रिक हो तो ऐसे डिटरमिनेंट को बोलते हैं एसिमेट्रिक. क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक बोलते हैं. नोट नंबर फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए डिटरमिनेंट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एस्क्यू सिमेट्रिक. है ना? सेकंड नंबर पॉइंट लीजिएगा, नोट का सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर एस्क्यू सिमेट्रिक skew symmetrical determinant, value of odd order skew symmetrical determinant is zero. ध्यान थोड़ा रखिएगा, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट जीरो होता, निकालना नहीं पड़ेगा आपको. ऑड का मतलब यानी ऑर्डर 3/3 का हो, 5/5 का हो, 7/7 का हो, यानी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है. बट या एन ऐसे लिखिए, एन इवन ऑर्डर skew symmetric determinant, but n even order skew symmetrical determinant is in square form. है ना? कहने का मतलब है कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है एंड इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वह हमेशा स्क्वायर के रूप में उसका वैल्यू आएगा. किस रूप में आएगा? स्क्वायर के रूप में आता है. जैसे देखिएगा एग्जांपल यहां पे देख लीजिए, हम एक वैल्यू एक डिटरमिनेंट का 0 1 2, यहां पे हो गया -1 0 3 और ये हो गया आपको -2 -3 और ये हो गया आपको 0. है ना? चलिए, एक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है कि ना? देखिए +1 तो -1, +2 -2, +3 -3 और प्रिंसिपल डायगोनल 0 0. इसका वैल्यू देख लीजिए. तो इसका हम डायरेक्ट सेरस रूल लगाते हैं. तो ये देखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का क्या हो जाएगा? 0 0 और उसके बाद देखिए प्लस, उसके पैरेलल नीचे आएंगे तो दो एलिमेंट है तो 3 एकम 3 और एक ऊपर चाहिए, यहाँ 3 दूना 6 +6. उसके बाद देखिए पैरेलल नीचे आएंगे तो एक एलिमेंट 2 और ऊपर चाहिए, तो यहाँ देखिए -2 और -2 × 3 -6 और × 1 -6, ये हो गया -6. और उसके बाद माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो ये क्या होगा? सेकेंडरी डायगोनल यही ना है जी, सेकेंडरी डायगोनल ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल. तो इसका प्रोडक्ट करें तो 0 दिख रहा है ना? 0. यहाँ पे देखिएगा ये 3 के 9 -9 और एक एलिमेंट ऊपर से लेंगे, इसके पैरेलल नीचे जाते हैं 2 है, एक ऊपर से लेंगे तो 3 के 9 और 0 क्या जाएगा? 0. तो ये 0 से किसी भी नंबर में गुना करते हैं 0, उसके पैरेलल नीचे आएगा तो एक एलिमेंट और इसके पैरेलल ऊपर से 2 लेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 गुने 0, तो ये हो गया आपको 0. यहाँ पे देखिएगा तो 6 और 6 गया काम से और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और फाइनली क्या हो गया? 0. तो ऑड ऑर्डर ये कितना ऑर्डर का है? तो ये है आपको 3/3 ऑर्डर का. तो सोचना नहीं, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है? डायरेक्ट 0 होता है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलिए और अब देखते हैं इवन ऑर्डर का. इवन ऑर्डर का यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक मान लेते हैं हम सेकंड नंबर एग्जांपल है, एक है 0 4 -4 और 0. एक है इवन ऑर्डर कितना है? 2/2 ऑर्डर का. कितना? 2/2 ऑर्डर का. तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट तो 0 और माइनस क्या है? सेकेंडरी डायगोनल तो 4 × 4 तो -4 × -4 है ना? तो एक क्या हो जाएगा? 0 में से माइनस प्लस 4 और एक क्या हो गया? 4 × 4 प्लस में हो गया और इसको लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर. बोलिएगा तो यह स्क्वायर के रूप में आ गया कि नहीं?
तो क्या कहता है कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा स्क्वायर के रूप में आएगा। वो कितना भी ऑर्डर का क्यों ना हो, वो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में आता है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। और कोई अगर मान लेते कोई डिटर्मिनेंट ना सिमेट्रिक हो और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है एसिमेट्रिक। क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, है ना, मिटा दे, लिखिए, चलिए मिटा दे। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिए, चलिए आगे बढ़िए, बढ़े आगे। तो अब है आपको कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। कंजुगेट तो पढ़ चुके हैं, कहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। चलिए, तो क्या नेक्स्ट है आपको कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। शार्मनिक का कंजुगेट कैसे करते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई को ऐसे लिखते हैं, इसी को ना बोलते हैं कंजुगेट। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है x माइनस आई वाई, यानी इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वैसे ही डिटर्मिनेंट का क्या होता है, मान लीजिए कि अगर डेल्टा बराबर कोई एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, ये क्या है आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 और ये है आपको c1 c2 c3। तो अगर बोलते हैं कि डैडी बता दिए कि कंजुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा, तो यहां पे देखिएगा सभी एलिमेंट का क्या होता है, कंजुगेट होता है। क्या होता है, सभी एलिमेंट का। तो ये क्या हो जाएगा, a1 का कंजुगेट, a2 के कंजुगेट, a3 के कंजुगेट, और यहाँ पे b1 का कंजुगेट, b1 के कंजुगेट, है ना, सभी एलिमेंट का कंजुगेट। यहाँ पे b2 के कंजुगेट, और ये हो गया आपको b3 के कंजुगेट। ये क्या हो जाएगा c1, तो c1 के कंजुगेट, ये हो गया आपको c2 के कंजुगेट, और ये हो गया आपको c3 के कंजुगेट, है ना। तो यहां पे देखिएगा, अगर कंजुगेट डिटर्मिनेंट के करते हैं तो क्यों, सभी एलिमेंट का कंजुगेट होता है। क्या होता है, सभी एलिमेंट का कंजुगेट होता है ना। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मानते हैं कि इफ x बराबर अल्फा h ए रूट ऑफ इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू 0, यानी किसी डिटर्मिनेंट का अगर रूट है, अगर x बराबर अल्फा किसी डिटर्मिनेंट का रूट है, तो देन यहां से बोलेंगे, देन यहां से क्या होता है, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा, है ना। तो ये क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट का x माइनस अल्फा क्या होता है, फैक्टर होता है ना। चलिए, तो ये क्या होता है कि अगर x बराबर अल्फा एक रूट है किसी डिटर्मिनेंट का, तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। उस डिटर्मिनेंट का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत, कंजुगेट सभी एलिमेंट का होगा, और कोई ये क्या है रूट से, तो इसका क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसको मिटा दें, नोट कीजिए इसे, इसमें कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, चलिए मिटा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं, है ना। चलिए याद ध्यान दीजिए, कहां ध्यान दे रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट है। और नेक्स्ट है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको बता चुके हैं कहां पे, तो 2D में, है ना, 2D पढ़ाए थे ना, उसमें देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। चलिए,
तो बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज का कैसे निकालते हैं। तो यहां लिखिएगा, यहां पे कैसे निकालना है। मान लीजिए यही आपका ट्रायंगल हो गया, इसका वर्टिसेस दिया रहेगा, ये क्या है x1 y1 z1 है ना। ये है आपको एस, यहां पे सॉरी ऐसे नहीं, किधर गया कपड़ा, अच्छा यहां पे चलिए, ये z1 नहीं होगा, क्या होगा, ये क्या है 3 पॉइंट है ए, तो नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको पढ़ा चुके कहां पे, तो 2D में है ना। चलिए तो यहां लिखिएगा एरिया, नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर मान लेते हैं 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है ना। चलिए तो यहां देखिएगा 3 पॉइंट क्या है, तो ए है आपको ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 है ना। तो यहां से एरिया कैसे निकालते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके वर्टिसेस को रख देते हैं, तो क्या है x1 y1, तो यहां पे हो जाएगा आपको x1 y1, ये हो जाएगा आपको x2 y2, तो सेकेंड रो में इसको लिखते हैं x2 y2 और थर्ड रो में क्या लिखते हैं x3 y3, तो ये हो गया आपको x3 y3। लेकिन यहां देखिए क्या यह डिटर्मिनेंट सही हुआ नहीं, तो यहां पे 3 रो है लेकिन 2 कॉलम हुआ, तो एक कॉलम क्या करते हैं 1 1 1 ले लेते हैं और इसका मॉडुलस लगा देते हैं। यही जो होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का ट्रायंगल का एरिया होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं, तीनों पॉइंट को रख देते हैं, वर्टिसेस आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को रखते हैं, उसके बाद सेकंड रो में लगते हैं एक पॉइंट का, और उसके थर्ड पॉइंट को क्या रखते हैं थर्ड रो में है ना। और एक थर्ड कॉलम आपको 1 1 ले लेना है और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो जान चुके हैं ना, कि नहीं जाने हैं, नहीं जाने तो पिछले लेक्चर में देखिए है ना। चलिए तो यही हो गया आपका ट्रायंगल का एरिया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी है ना। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ये क्या होता है, यानी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, तो देखिएगा कोलिनियर का मतलब होता है क्या, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में। तो 3 पॉइंट मान लेते ए हो गया, ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए बी सी। तो क्या अब थोड़ा बताइएगा, यह तीनों पॉइंट एक लाइन में होगा तो इससे ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा नहीं। तो देखिएगा अगर हम ऐसे करते तो इसका एरिया तो यहां नहीं बन रहा ट्रायंगल, तो एरिया तो होगा नहीं। तो हम अगर कह देंगे कि इस तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि इसका तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो इसका एरिया क्या होगा 0। तो यहां से क्या है कि if 3 पॉइंट देखिएगा, if 3 पॉइंट्स if 3 points A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear if area of triangle ABC is equal to 0 है ना। अगर इस
पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया अगर 0 होगा तब यह तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्या होगा, कोलिनियर होगा, यानी एक ही लाइन में होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसी को बोलते हैं कोलिनियर। अगर एरिया अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या होता है, कोलिनियर होता है ना। और 0 के बराबर नहीं तो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको नोट कीजिए, इस पे एग्जांपल देखते हैं, है ना। चलिए नोट कीजिए, इसे मिटा दे। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या करना कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच vertices are, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3 8 -4 2 एंड 7 5, है ना। चलिए, तो इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखिए कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां पे क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है 3 वर्टिसेस दिया हुआ, देखिएगा थोड़ा क्या है, यही मान लेते हैं ट्रायंगल है। ए आप मान लेते हैं, ए है आपको कितना, तो 3 8 कितना है 3 8, ए मान लेते हैं बी पॉइंट है, और ये कितना है -4 2 और ए है सी पॉइंट 7 और 5, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया एबीसी का एरिया क्या होगा, तो यहां से होगा एरिया बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2। अब ये ना फॉर्मूला देखे थे कि x1 y1, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया आपको x2 और y2, है ना। और ये हो गया आपको x3 y3 दिख रहा ना। चलिए, तो यहां पर x1 y1 तो क्या 3 8, x2 y2 तो -4 और 2, ये है आपको x3 तो 7 और 5, है ना। और थर्ड कॉलम क्या लेना, 1 1 लेना है, और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आप निकालना जानते हैं, क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी एक्सपेंड कर देते हैं ना। तो चलिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं आपको C3 के अलोंग, है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, C3 के अलोंग करें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्लस, और इसके पोजीशन किस है, तो प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस, और यार जिसको में ढक लेते हैं क्या है, -4 2 7 5, तो ये हो गया आपको -4 2 7 5। उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, तो 1 है, तो +1 है, और इसके पोजीशन क्या है, तो प्लस के बाद माइनस, तो माइनस, है ना। जिसको में ढक लेते इसको और इसको ढकें, तो क्या बचेगा 3 8 और नीचे 7 5, तो क्या बच जाएगा 3 8 7 5, है ना। उसके बाद वाला एलिमेंट 1 है, तो पोजीशन इज है प्लस, माइनस के बाद प्लस होता है, और या जिसको में उसको ढक लेते, तो ढकने के बाद ये क्या बच रहा है 3 8 -4 2 3 8 -4 2, है ना। इन है, आगे बढ़िए। तो यहां से देखिएगा क्या है, तो ए है आपको 1 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो -4 5 20, तो ये हो गया -20, है ना। और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो 7 दूने 14, तो ये हो गया 14, है ना। उसके बाद -1 तो -1, और इसका वैल्यू निकालिए प्रिंसिपल डायगोनल, तो 5 3 15, तो ये हो गया 15, और माइनस ये क्या हो जाएगा 8 7 56 सेकेंडरी डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा 56, है ना 56। उसके बाद लीजिएगा +1 तो +1, और प्रिंसिपल डायगोनल तो क्या हो जाएगा 3 दूने 6, तो 6, और ये क्या हो जाएगा माइनस 8 चौके 32, तो माइनस 32, है ना। चलिए, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, और इसका मॉडुलस, है ना, इसका मॉडुलस क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहां से क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 से इसमें घटाएंगे तो माइनस, और ये -20 और -14 कितना हो जाएगा -34 होगा ना, और 1 से गुना करें तो -34 होगा, यहां लिखिएगा माइनस, एक घटेगा तो 56 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा, है ना। और ये -41 बचेगा, और माइनस प्लस, ये क्या जाएगा 41, है ना।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 32 को 6 को 38 को, और यहाँ पे 1 है, 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा प्लस 38 है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपको मॉड ऑफ, इसको घटाइए तो इसको माइनस 34 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 3 और 4 7 है ना, और इसमें से घटा देंगे तो घटाएं तो कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45 का मॉडुलस। तो यहां से हो गया एरिया बराबर हो गया 45 स्क्वायर यूनिट है ना। चलिए तो ये क्या होगा 45 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया निकला। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत करने में ऐसे, तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, और एक आपके लिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन है ना, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसको मिटा दें है ना। चलिए क्या क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है ना, आप करके दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर क्या है, ये है मान लेते आपको 4 7 3 2 5 और 9 है ना, बन जाएगा। चलिए तो आपके लिए होमवर्क में और करके और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे है ना। चलिए तो